गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज आप अपनी क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत अध्याय 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसकी रचयिता चपला देवी जी हैं। चपला देवी का जीवन परिचय। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी थी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की सिपाही थी, जिन्हें अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला था। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने अपनी रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। आइए नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ का सारांश देखिए। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित बलिदान कथा है। इसमें नाना साहब की बेटी पर अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन है। सन 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता पाने तथा देश की रक्षा के लिए हजारों वीरों ने कुर्बानी दी थी। सन 1857 के विद्रोही नेता धुंधपंत नाना साहब जब असफल होने पर भागे, तब अपनी पुत्री मैना को अपने साथ ना ले जा सके। उनकी पुत्री मैना बिठूर में स्थित उनके महल में ही रहती थी। कानपुर में भीषण हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अंग्रेज़ों ने नाना साहब के महल की ओर कूच की और सारा महल लूट लिया। महल लूटने के बाद अंग्रेज़ों ने महल को तोपों के गोलों से भस्म कर देने का निश्चय किया तथा उसको भस्म करने के लिए तोपें लगा दी। तभी वहाँ एक अत्यंत सुंदर बालिका बाहर आई और उसने महल पर गोले बरसाने से मना किया। उसने अंग्रेज सेनापति हे से प्रार्थना की कि वह महल को ना तोड़ें। सेनापति को उस पर दया आ गई। उसने बालिका से इसका कारण पूछा। बालिका ने बताया कि यह मकान उसे अत्यंत प्रिय है। इस मकान ने अंग्रेज़ों का कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैना ने सेनापति हे को अपना पूरा परिचय दिया और बताया कि वह उनकी पुत्री की सहेली है। दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी मित्र थीं। उसने सेनापति हे को यह भी बताया कि वह उसे बचपन में अपनी पुत्री के समान प्रेम करते थे। सेनापति हे ने कहा कि वह सरकारी नौकर होने के कारण आज्ञा को नहीं टाल सकते, परंतु उसकी रक्षा की कोशिश अवश्य करेंगे। इसी समय जनरल आउट्रम वहां पहुंच गए और अब तक महल न उड़ाने का कारण पूछा। सेनापति हे ने महल और मैना को छोड़ने की गुजारिश की, पर आउट्रम ने उसे ठुकरा दिया, जिससे नाराज होकर सेनापति हे वहां से चले गए। आउट्रम ने महल को घेर कर छानबीन की, परंतु मैना का कहीं पता नहीं चला। उसी दिन शाम को गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग का तार आया, जिसमें महल को तोप से उड़ाने की बात कही गई तथा नाना के प्रत्येक स्मृति चिन्ह को मिटाने का आदेश दिया। घंटे भर में तोप के गोलों से महल को उड़ा दिया गया। उन्हीं दिनों लंदन के प्रसिद्ध पत्र टाइम्स में एक लेख छपा। उसमें कहा गया कि कानपुर में अंग्रेज़ों पर जो हत्याकांड हुआ था उसका बदला लिया जाना चाहिए। नाना साहब पर दया दिखलाने की बात हास्यास्पद है। सेनापति हे का प्रस्ताव कलंक की बात है। लगता है सर हे बुढ़ापे में उस महाराष्ट्रीय कन्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए हैं। नाना साहब का कोई भी संबंधी जहाँ कहीं भी मिले उसे मार डालना चाहिए। नाना की पुत्री को हे के सामने ही फांसी पर लटका देना चाहिए। सितंबर के महीने की अर्धरात्रि में एक बालिका राजमहल के अवशेष पर बैठी रो रही थी। आउट्रम की सेना भी पास में ठहरी हुई थी। कुछ सैनिक उस बच्ची का रोना सुनकर वहां पहुंचे। वह कन्या लगातार रोई जा रही थी। तभी जनरल आउट्रम वहां पहुंच गया।
उसने मैना को पहचान लिया तथा उसे गिरफ्तार कर लिया। मैना ने प्रार्थना की कि उसे कुछ समय वहां पर रहने दिया जाए, परंतु आउटरम ने उसकी बात नहीं सुनी और मैना को गिरफ्तार करके कानपुर के किले में लाकर बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र के एक पत्र बाखर में यह समाचार छपा, कल कानपुर के किले में नाना साहब की इकलौती कन्या मैना को धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दिया गया। उस अनुपम बालिका को जलता देख सबने उसे देवी समझकर उसे प्रणाम किया।